रोजमर्रा की जिंदगी में हम हर चीज को नापते हैं ना, कमरे की लंबाई से लेकर हमारे फोन के डेटा तक। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम सब इस बात पर सहमत कैसे हुए कि 1 मीटर या 1 किलोग्राम कितना होता है? ये सवाल सुनने में बहुत मामूली लगता है, पर इसके पीछे इंसानी तरक्की की एक जबरदस्त कहानी छुपी है। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हम बात करेंगे मापन की, यानी मेजरमेंट की, और खास तौर पर विज्ञान में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम SI यूनिट्स की। हमारे पास इसके लिए एक सामान्य ज्ञान की किताब के कुछ हिस्से हैं और कुछ परीक्षा की तैयारी वाले दस्तावेज भी हैं, और इनमें भौतिकी के कुछ दिलचस्प पहलू छुपे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी इकाई क्या है, बल्कि ये समझना है कि विज्ञान की इस भाषा को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ये हमारी दुनिया को समझने का व्याकरण है, और हम ऊर्जा और प्रतिरोध जैसी अवधारणाओं पर भी एक खास नजर डालेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमें इन मानकीकृत इकाइयों मतलब स्टैंडर्डाइज यूनिट्स की जरूरत ही क्यों है? क्या पहले काम नहीं चलता रहा? काम तो चलता था, पर बहुत मुश्किलों से। आपके दिए गए स्रोतों में मापन को किसी भौतिक राशि की तुलना एक निश्चित मानक से करना बताया गया है, और इसी मानक को इकाई कहते हैं। अब सोचिए, अगर ये मानक हर शहर, हर देश में अलग हो तो क्या होगा? हाँ, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये सिर्फ वैज्ञानिकों की समस्या नहीं थी। अगर एक देश में कपड़ा हाथ से नापा जाता है और दूसरे में गज से, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा? पुराने जमाने में तो राजा के पैर की लंबाई को 1 फुट मान लिया जाता था। अब अगर राजा बदल गया तो फुट भी बदल जाएगा। मतलब पूरा केओस। हर बार हिसाब किताब करने से पहले ये तय करना पड़ता होगा कि हम किसके फुट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये केओस कभी-कभी बहुत महंगा भी पड़ सकता है। स्रोतों में पुरानी प्रणालियों का जिक्र है, जैसे CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। हाँ, FPS भी था, फुट पाउंड सेकंड वाला। जी, वो ब्रिटिश प्रणाली थी। और MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। इन्हीं अलग-अलग सिस्टम की वजह से हुई एक बहुत बड़ी गलती है जो इतिहास में दर्ज है। 1999 में नासा का $125 मिलियन का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर मिशन फेल हो गया। $125 मिलियन? क्यों? क्या हुआ था? हुआ ये कि ऑर्बिटर बनाने वाली एक इंजीनियरिंग टीम ने FPS सिस्टम मतलब पाउंड सेकंड में गणना की, जबकि नासा की दूसरी टीम SI यूनिट्स यानी न्यूटन सेकंड का इस्तेमाल कर रही थी। अरे! इस छोटी सी कन्वर्जन की गलती की वजह से ऑर्बिटर मंगल के वायुमंडल में बहुत नीचे चला गया और जलकर तबाह हो गया। बस इसी तरह की महंगी और खतरनाक गलतियों से बचने के लिए एक सार्वभौमिक भाषा की जरूरत थी, जिसे आज हम SI सिस्टम कहते हैं। ये तो जबरदस्त उदाहरण है। एक छोटी सी इकाई की गलती और पूरा मिशन तबाह। तो इस केओस को खत्म करने के लिए SI सिस्टम कैसे बनाया गया? इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी और तर्क में है। इसका पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जो एक फ्रांसीसी नाम है। इसने दुनिया भर की अलग अलग इकाइयों को सिर्फ 7 मूल मात्रकों यानी फंडामेंटल यूनिट्स पर आधारित कर दिया। सिर्फ 7? जी, सिर्फ 7। हमारी भौतिक दुनिया की लगभग हर चीज जिसे हम नाप सकते हैं, वो इन्हीं 7 इकाइयों के संयोजन से बनती है। पूरी भौतिकी सिर्फ 7 इकाइयों पर? जी। कौन सी हैं? जी, स्रोतों में ये लिस्ट दी गई है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पेयर, तापमान के लिए केल्विन, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला। एक मिनट, यहाँ एक चीज मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगी है। द्रव्यमान यानी मास की मूल इकाई किलोग्राम क्यों है? ये अकेली ऐसी मूल इकाई है जिसके नाम में किलो जैसा उपसर्ग लगा हुआ है। बाकी सब तो अपनी मूल अवस्था में है, मीटर, सेकंड, एम्पेयर। सिर्फ ग्राम क्यों नहीं? क्या ये सिस्टम की सादगी को थोड़ा कम नहीं करता? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसकी जड़ें इतिहास में हैं। जब ये सिस्टम बनाया जा रहा था तो ग्राम पानी के 1 घन सेंटीमीटर के द्रव्यमान पर आधारित था, जो बहुत छोटी मात्रा है। अच्छा। व्यापार और उद्योग के लिए ये व्यवहारिक नहीं था, इसलिए इसके 1000 गुना यानी किलोग्राम को आधार इकाई के तौर पर चुना गया। सालों तक पेरिस में रखी प्लैटिनम इरिडियम की एक सिलिन को मानक किलोग्राम माना जाता था। मतलब एक असली भौतिक वस्तु अगर उस पर धूल भी जम जाए तो दुनिया भर का वजन बदल जाए। आप बिल्कुल सही जगह पर चोट कर रहे हैं। यही इसकी सबसे बड़ी कमी थी। इसीलिए 2019 में वैज्ञानिकों ने इसे बदल दिया।
अब किलोग्राम को किसी भौतिक वस्तु से नहीं बल्कि एक मौलिक भौतिक स्थिरांक यानी प्लैंक्स कांस्टेंट के आधार पर परिभाषित किया जाता है। वाह, ये एक ऐसी संख्या है जो कभी नहीं बदलती। तो अब किलोग्राम की परिभाषा ब्रह्मांड के नियमों में लिखी हुई है, किसी तिजोरी में बंद नहीं है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, इस लिस्ट में एक और चीज है जो चौंकाती है, एम्पियर। मुझे लगा था कि विद्युत धारा यानी करंट को किसी और चीज से निकाला जाता होगा। इसे मूल इकाई क्यों माना गया? ये लंबाई और समय जितनी मौलिक कैसे हो गई? ये भी एक बेहतरीन सवाल है। इसकी वजह ये है कि विद्युत और चुंबकत्व प्रकृति की 4 मौलिक शक्तियों में से एक है। ये उतनी ही बुनियादी हैं जितना गुरुत्वाकर्षण। करंट को किसी और चीज से बनाना बहुत जटिल हो जाता, इसलिए इसे ही एक स्तंभ मान लिया गया और फिर इससे वोल्ट, ओम और वॉट जैसी दूसरी इकाइयां बनाई गईं, जिन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अच्छा, जैसे गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ms, जो लंबाई और समय से मिलकर बना है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इन व्युत्पन्न मात्रकों की बात करते हैं। आपके दिए गए दस्तावेजों में ऊर्जा और प्रतिरोध से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं। हाँ, एक स्रोत भौतिकी को द्रव्य, ऊर्जा और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन बताता है। ऊर्जा की बात करें तो वहाँ कैलोरी का जिक्र है, जो ऊष्मा यानी गर्मी को मापने की एक पुरानी इकाई है। हाँ, अब SI सिस्टम में ऊर्जा की इकाई जूल है और शक्ति यानी पावर की इकाई वॉट है, जो बस ये बताती है कि प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा खर्च हो रही है। तो जब हम कहते हैं कि एक बल्ब 100 वॉट का है, तो हम कह रहे हैं कि वो हर सेकंड 100 जूल ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। और प्रतिरोध के बारे में मुझे परीक्षा की तैयारी वाले एक पेपर में इससे जुड़ा एक सवाल मिला, जिसमें पूछा गया कि अगर R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये स्कूल में पढ़ा था, पर इसका असल मतलब क्या है? ये सवाल सीधे हमारे घरों की वायरिंग से जुड़ा है। प्रतिरोध का मतलब है करंट के रास्ते में रुकावट। जब हम कई प्रतिरोधकों को समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसा कि हमारे घरों में होता है, जहां हर उपकरण एक अलग रास्ते पर जुड़ा होता है, तो करंट के बहने के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी सुपरमार्केट में एक ही काउंटर खुला हो तो बहुत प्रतिरोध होगा, लंबी लाइन लगेगी। हाँ, लेकिन अगर 10 काउंटर खोल दें तो लोगों के लिए निकलना आसान हो जाएगा और कुल प्रतिरोध कम हो जाएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी वजह से जब हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे उपकरण लगा देते हैं तो कुल प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR, जब प्रतिरोध R घटता है तो करंट I बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, और यही बढ़ा हुआ करंट तार को गर्म कर सकता है और आग लगने का खतरा पैदा कर सकता है। इसी से बचाने के लिए सर्किट ब्रेकर लगा होता है, जो ज्यादा करंट बहते ही ट्रिप हो जाता है। तो भौतिकी का ये छोटा सा सवाल सीधे हमारे सुरक्षा से जुड़ा है। ये कमाल है। मतलब ये इकाइयां सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने और उसे सुरक्षित बनाने का तरीका है। स्रोतों में हर्ट्ज और टेस्ला जैसी इकाइयों का भी जिक्र है। हाँ, ये भी व्युत्पन्न इकाइयां हैं। हर्ट्ज का मतलब है प्रति सेकंड चक्र या साइकिल्स पर सेकंड। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर आज की दुनिया इसी पर चलती है। कैसे? जिस संगीत को हम सुनते हैं वो हवा में दबाव की तरंगों की आवृत्ति है, जिसे हर्ट्ज में मापा जाता है। हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर कितनी तेजी से गणना करता है वो गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। हमारी स्क्रीन 1 सेकंड में कितनी बार रिफ्रेश होती है ताकि हमें वीडियो स्मूथ दिखे, वो भी हर्ट्ज में मापी जाती है। यह एक तरह से आधुनिक दुनिया में सूचना की गति की इकाई है। अविश्वसनीय। एक ही इकाई संगीत से लेकर कंप्यूटर तक सब कुछ नियंत्रित कर रही है। यह दिखाता है कि एक ही सिस्टम उन चीजों को भी मापता है जिन्हें हम देख नहीं सकते, और उन चीजों को भी जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं। स्रोतों में बहुत बड़ी और बहुत छोटी दूरियों की इकाइयों का जिक्र है। सही कहा। जब हम तारों और आकाशगंगाओं की बात करते हैं तो मीटर या किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तब हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। आपके दिए गए दस्तावेज के मुताबिक ये वो दूरी है जो प्रकाश वैक्यूम में 1 साल में तय करता है। ये लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर है। 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और इससे भी बड़ी दूरियों के लिए? उसके लिए पार्सेक है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ये इकाइयां हमें ब्रह्मांड के पैमाने को समझने में मदद करती हैं। और दूसरी तरफ सबसे छोटे पैमाने पर,
जब हम चिप्स या वायरस की दुनिया में जाते हैं? उसके लिए हमारे पास नैनोमीटर हैं। एक स्रोत के अनुसार ये 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा है। जब हम सुनते हैं कि कोई कंप्यूटर चिप 7 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनी है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर के सर्किट इतने छोटे हैं। हमारे डीएनए का व्यास भी लगभग 2.5 नैनोमीटर होता है। तो एक ही सिस्टम हमें पारसेक से लेकर नैनोमीटर तक की यात्रा करवाता है। ये सोचने में ही हैरान करने वाला है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, हम इतनी छोटी दूरी को सटीकता से नापते कैसे हैं? क्या हम किसी नैनो स्केल से नापते हैं या ये सब सिर्फ गणितीय अनुमान है? ये सवाल इस पूरी चर्चा के दिल में है। हम सीधे तौर पर इसे नाप नहीं सकते। हम अप्रत्यक्ष तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हम प्रकाश या इलेक्ट्रॉनों की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वे उस छोटी सी वस्तु से टकराकर कैसे बिखरती हैं। उस बिखराव के पैटर्न का विश्लेषण करके हम उस वस्तु के आकार और संरचना का पता लगाते हैं। अच्छा, तो ये एसआई इकाइयों की शक्ति पर हमारे भरोसे का प्रमाण है कि हम उनके आधार पर बने फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके उन चीजों को भी देख सकते हैं जो हमारी आंखों की पहुंच से बहुत परे हैं। तो इन सभी स्रोतों को देखने और इस चर्चा के बाद ये साफ है कि एसआई प्रणाली सिर्फ भौतिकी की परीक्षा के लिए इकाइयों की एक लिस्ट नहीं है। ये विज्ञान का वह व्याकरण है जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नासा की मिशन से लेकर नैनो चिप बनाने तक एक दूसरे के काम को समझने और उस पर आगे बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सुविधा नहीं है। ये ब्रह्मांड को समझने के लिए एक साझा भाषा और व्यवस्था बनाने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। ये सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल है। और आपके दिए गए स्रोतों में एक आखिरी दिलचस्प चीज है, विमीय सूत्र यानी डिमेंशनल फॉर्मूला। ये किसी भी भौतिक राशि को उन्हीं 7 मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करने का एक तरीका है। जैसे बल यानी फोर्स का विमीय सूत्र है mLT⁻⁻², यानी ये द्रव्यमान, लंबाई और समय से मिलकर बना है। इसका मतलब है कि हम किसी भी जटिल चीज जैसे किसी तारे के अंदर का दबाव को भी इन्हीं मूल चीजों में तोड़ सकते हैं। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है। अगर हम ऊर्जा, शक्ति या प्रतिरोध जैसी जटिल और अलग-अलग दिखने वाली चीजों को सिर्फ द्रव्यमान, लंबाई, समय, करंट जैसी मुट्ठी भर मूल राशियों के संयोजन से व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या ये हमारे ब्रह्मांड की बाहरी जटिलता के पीछे छिपी किसी मौलिक सरलता की ओर इशारा नहीं करता? ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें बता रही है कि उसके सारे नियम कुछ बहुत ही सरल और सुरुचिपूर्ण विचारों पर आधारित हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उस भाषा को समझने के लिए तैयार हैं?